नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद सियासी लहजे से गहमागहमी और तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होना है, जिसके बाद 4 अक्टूबर को पता चलेगा कि घाटी में किसकी सरकार बन रही है। 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी और इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन उस समय जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार रहा था और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी थी और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की चुनावी चौसर पर सियासी दलों ने अपनी अपनी गोटियां फिट कर ली हैं। प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है और चुनावी घमासान भी है। अपने अपने वादे हैं और दावे भी हैं, लेकिन देखना होगा कि किसके दावों में कितना दम है और कौन कितना दम दिखा पाता है। स्वदेश एजेंडा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है। राज्य में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ ही पीडीपी और अन्य दल भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही एनसी और पीडीपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की ओर से आज उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी की गई। इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले भाजपा 2 और सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची में भाजपा ने 15 उम्मीदवार उतारे तो दूसरी लिस्ट में सिर्फ 1 नाम था। इन सबसे पहले भी पार्टी ने 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसे कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। अब तक भाजपा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 45 नामों की घोषणा कर चुकी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच राज्य में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 जबकि कांग्रेस 32 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा दोनों पार्टियों के गठबंधन में शामिल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को एक-एक सीट दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 32 नाम है। इससे पहले पार्टी ने 26 अगस्त को 18 उम्मीदवार घोषित किए थे। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने 26 अगस्त की रात अपने 9 कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। नए परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 90 पहुंच गई है। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। उधर पीडीपी के गठबंधन में शामिल होने को लेकर असमंजस की स्थिति आज भी बनी हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए 24 घंटे और 7 दिन तैयार रहती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो वो लोग राज्य पाकिस्तान से मिला देंगे। उधर कांग्रेस का दावा है कि हमारे इंडिया ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर की आत्मा को बचाना है, इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक साथ आए हैं। हम एक साथ लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हमारा ट्वीट तो है ही है, लेकिन ये एनडीए का अभिमत है कि कांग्रेस वाले लोग जब अब्दुल्ला साहब से हाथ मिला रहे हैं तो अब्दुल्ला साहब की क्या रीति रवैया रही है और कांग्रेस एक तरह से छिपा हुआ था, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है कि वो कश्मीर में 370 लागू करना चाहता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के लिए आरक्षण है, उसका विरोधी है, जिसका विरोधी अब्दुल्ला साहब और ख़ास करके कश्मीर का पक्ष है, वहाँ पाकिस्तान का पक्ष लेकर के वो काम करते हैं। तो उनसे यदि हाथ मिला लिए हैं तो इसका मतलब है कि उसी एजेंडा पर वो लोग काम कर रहे हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। इसलिए मैंने वो ट्वीट किया है और हम वहाँ की जनता से
और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जा कर के ये बात करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर ये कांग्रेस और जो फारूक अब्दुल्ला वाला जो गठबंधन है पार्टी का, ये नहीं जीतने पाएगा। वहाँ पर एनडीए गठबंधन के लोग जीतें और एनडीए की सरकार बने। हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। The general idea is to protect the soul of the Kashmir. Because the one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. अब माना जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। उनके साथ ही भाजपा के अन्य दिग्गज भी घाटी में भगवा फहराने के लिए जोर लगाएंगे। तो वहीं कांग्रेस और गठबंधन की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही अन्य नेता भी अपनी तैयारी के साथ मैदान में हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4 अक्टूबर को घाटी में आखिर किसका जादू चलता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो घाटी में घमासान है। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। लगातार सूचियां सामने आ रही हैं। कैंडिडेट्स लगभग तय हो चुके हैं और 10 साल बाद का ये जो इलेक्शन है, इसमें किसका सिलेक्शन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर का 2 मायनों में बहुत खास होगा। पहला तो ये कि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये होगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये साफ लाइन है उनकी कि वो अपनी दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दूसरी चीज, लगभग सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन पीडीपी की तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं है। वो अपनी तरफ अपनी लाइन पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दमखम के साथ है, अन्य दल अपने दमखम के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी उनका भी अपना पड़ला भारी हो सकता है। चलिए, और फिर कितना खास होगा जो कैंडिडेट्स आए हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई उसमें बहुत ही विद इन आवर, मतलब कुछ घंटे में बदलाव ऐसे हुए कि प्रदर्शन भी देखने को मिल गया। तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल हैं और सही मायनों में देखा जाए तो इतनी आसान राह दिखती नहीं है। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सज्जाद अहमद रैना हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मुन्ना खान, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद शफी भट्ट। मोहम्मद शफी जी भी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे बिलाल अहमद। बिलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किस तरीके से देखते हैं आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को इस बार, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है, बाकी लोग अपनी दम पर अकेले की राह की बात कर रहे हैं और मुद्दे वही। जी, तो अभी जो आपने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक
स्थिति की चर्चा जो आप कर रही हैं, उस चर्चा में अभी के कई सीट अभी क्लियर नहीं हुए हैं। 44 सीट पे बीजेपी की योजना है अभी तक, जिसमें कि अभी उनका कुछ आपस में ही मामला हेलो। हाँ कुमार राकेश जी बोलिए। हेलो हेलो कुमार राकेश जी नहीं सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है बराबर। ठीक है, हम एक बार फिर से आपको भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मुन्ना खान जी मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल राठी जी सुन पा रहा हूँ। चलिए मुन्ना खान जी, बहुत संक्षेप में सवाल लूंगी क्योंकि वक्त निकलता चला जा रहा है, कोई मेहमान जो है प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। खैर आप जुड़े हैं, आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, कितनी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, चुनौती की शुरुआत तो मैं समझता हूँ जब 10 साल पहले चुनाव हुए थे, चुनौती की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई थी। जिस तरीके से पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम वहां की जनता ने किया, उसके बाद लगातार 10 साल से वहां के जनता को छलने का काम, जनता को ठगने का काम, जनता के साथ विश्वासघात करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ, तो जनता इस बार बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव देगी, चुनाव में जवाब देगी। जिस तरीके से इंडिया अलायंस, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गठबंधन हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं होश उड़े हुए, और होश इसलिए उड़े क्योंकि जो वहां पे इतिहास रहा है वो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विकास के इतिहास रहे हैं, उसके कार्यकाल के इतिहास रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं का ध्यान रखा जा रहा था, जिस तरीके से मिलिटेंट्स की एंट्री न हो, जिस तरीके से वह सुरक्षा के मामले में नंबर 1 पे रहा, युवाओं के रोजगार के मामले में नंबर 1 पे रहा, और जिस तरीके से पहाड़ी एरिया पे बसे गांव थे वहां पानी पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम, सारी सुविधाएं देने का काम जो इंडिया अलायंस के गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, तो ये वहां के जनता को याद है। और इसी याददाश्त के तहत वहां की जनता जो है इस बार कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मतदान करने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी को और पीडीपी को करारा जवाब देने की काम करेगी। अच्छा मुन्ना खान जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जहां तक पीडीपी की बात है वो 370 और बाकी चीजों के लिए वो उनकी सीधा उनके घोषणा पत्र में हम तमाम चीजों को वापस लाएंगे, ठीक है। आप लोगों की जहां तक बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका गठबंधन है और आपको भी लगता है विशेष राज्य का दर्जा जो खत्म हुआ उसको वापस लाएंगे, तो क्या बदल जाएगा उससे? नहीं, देखिए वहां की जनता अगर कांग्रेस पार्टी को मैंडेट देती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर मैंडेट देती है, अगर दोनों दलों की सरकार अगर वहां बनी, तो स्वाभाविक है वहां के जनता के हित के लिए काम किया जाएगा। जिस आधार पे वो जनता वहां पहले खुश थी, जिस तरीके से वहां के जनता पे सरेआम अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किए गए, वो नहीं होगा इनके हम कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासनकाल में। वहाँ युवाओं का ध्यान, सुरक्षा का ध्यान, महिलाओं का ध्यान, और ज्यादातर वहाँ जो लोग पीड़ित हैं वो घुसपैठिए से पीड़ित है। आज घुसपैठिए पे अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल कीजिए तो कहीं न कहीं मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान के मुद्दे को ले आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 50 किलोमीटर का दायरा अगर केंद्र सरकार में है और छाती पीटने वाली सरकार जो 2013 में छाती पीटती थी कि एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे, पाकिस्तान के पसीने उतर जाएंगे, चीन को हम ला के दिखाएंगे, तो आज वहां की जनता पूछ रही है कि 10 साल के बाद आप डरते डरते सहमे हुए तो आप चुनाव करवा रहे हो, उसके बाद फिर से वही दोबारा से झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी ने बांधने का काम किया है। मैं ये दोबारा बता देना चाहता हूँ कि काट की हंडी ये दोबारा चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत समझदार है। वो उसी सरकार को चुनेगी जो उसकी भविष्य की चिंता करता हो, जो उसकी सुरक्षा की चिंता करता हो, जो उसके व्यापार की चिंता करता हो, जो उसके आय और आमदनी और बढ़ती हुई महंगाई की चिंता करता हो, उसी सरकार को मत देने का काम जम्मू एंड कश्मीर की जनता करेगी। ठीक है। दूसरी बात बता दूं, ये छाती पीटती हुई सरकार बार बार कह रही थी कश्मीर के बारे में कि ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि अगर सब ठीक ठाक था तो ये चुनाव 10 साल बाद वो भी डरे सहमे हुए क्यों करा रहे। ठीक है। आज ये पता लग रहा है कि वहां के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो रैना जी हैं वो क्यों चुनाव टलवाना चाह रहे थे, ये आज पता लग रहा है, क्योंकि जनता वहां इन्हें नकार चुकी है। इनका इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आ चुका है, और जब तब आया है जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। तो अब इनके हाथों में भी नहीं है कि चुनाव टल जाए, और इनकी हार तो सुनिश्चित है और वहां की जनता ने मन बना लिया। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सज्जाद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, सज्जाद जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मोहम्मद शफी जी अब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मोहम्मद शफी जी भी कनेक्ट नहीं हैं। बिलाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैम हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ अच्छी तरह हाँ से। बिलाल जी, बोलिए। क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपना जी। पक्ष रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में लगभग वही चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आप ज्यादा लेकर चल रहे हैं तो कितनी बड़ी चुनौती। अच्छा, कुछ सीट्स तो ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद आमने सामने होगी, तो कितनी चुनौती जैसा मानते हैं? मुद्दा और एजेंडा आप दोनों का लगभग सेम है। पहले मैं सबसे पहले आपका सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बोलने का मुझे मतलब मौका दिया। तो रही बात जहाँ तक इन असेंबली इलेक्शंस का जो ताल्लुक है, तो बिल्कुल जो आज यहाँ पे हमारा अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो उसका मतलब कहीं पे तो ऐसा है ही नहीं कि कहीं पे बिल्कुल जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो वहाँ से तो बिल्कुल कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा। और रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमारे जो बिल्कुल डायरेक्शंस है कायदे जनाब डॉक्टर फारूक साहब की पार्टी लीडरशिप की, कि जहाँ पे भी अलायंस कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, तो बिल्कुल हम शाना बशाना उनके साथ काम करेंगे और भरपूर सपोर्ट करेंगे। जी ठीक है बिलाल जी, चलिए वापस आती हूँ। मोहम्मद शफी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद शफी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है। मोहम्मद शफी जी, हम एक बार और जम्मू कश्मीर की चर्चा पर बैठे थे, लेकिन आज थोड़ी सी स्थिति अलग है। देखिए, मुद्दे अलग नहीं हो सकते, लेकिन एक बात है कि कैंडिडेट्स के जो नाम हैं वो लगभग बहुत सारे सामने आ गए हैं। चाहे कांग्रेस की बात कर लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, आप लोग भी अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने घोषणा पत्र भी आपका तो सामने आ गया, तो बहुत क्लियर लाइन के साथ चल रहे हैं। लेकिन बात वही आती है, बार बार एक आरोप लगाने के लिए यहां पर मिल जाता है कि क्यों 370 के पीछे पड़े हैं। क्या बहुत ज्यादा कोई बगावत हो गई 370 खत्म करने के बाद, या उसको हटा देने के बाद, या उसको वापस ले आएंगे तो क्या कोई बहुत ज्यादा भला हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसी को फोकस करके चल रहे हैं सभी दल फिलहाल। देखिए, 370 हमारे लिए आइडेंटिटी थी। 370 एक स्पेशल आरक्षण था जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया था। ये जम्मू कश्मीर नहीं, 371 भी दिया गया है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या दिक्कत है? यही सरकार बोलती है कि हम आरक्षण देना चाहते हैं और लोगों को आरक्षण दे रही है, और जम्मू कश्मीर के साथ आरक्षण के इसमें दुगला व्यवहार कर रही है। ये पहला स्टेट है जिसको स्टेट से चेंज करके डिमोट करके यूटी बनाया गया है। अब आप बताइए कि ये जो हमारे साथ हमारे पास जो आरक्षण था, क्या ये हमारे स्वार्थ के लिए नहीं था? क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए नहीं था? हमारे लैंड राइट्स, हमारी जॉब राइट्स, उनकी सिक्योरिटी थी। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है लोगों को कि वो हमें इन चीजों को छीनना चाहते हैं? अगर हम इन्हीं चीजों की फिर डिमांड कर रहे हैं तो कौन सा गलत डिमांड हम कर रहे हैं? ये जो सारा आरक्षण दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, ये कहीं हमें कहीं और से नहीं मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए सुप्रीम एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हमें ये सारा आरक्षण मिला था, और हम इसी आरक्षण को फिर वापस लेना चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं, इसमें न किसी के साथ लड़ाई है न झगड़ा है। अगर हमें आरक्षण दिया गया था तो हम वही आरक्षण वापस चाहते हैं, और इस स्टेट को एक जो स्टेटस दिया गया था, खुसूसी स्टेटस दिया गया था, तो इसमें एक जो हमें लगा है कि इससे हमारी आइडेंटिटी है और हमारी जॉब राइट सिक्योर है, हमारी लैंड राइट सिक्योर है, तो इसमें क्या दिक्कत है? बाकी जितने भी हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनको लग रहा है कि नहीं, ये 370 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। 370 हमारे लिए एक ठीक चीज थी जिसके लिए हम बार बार बात कर रहे हैं, और हम हमेशा इसके लिए बात करते रहेंगे। तो रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन चाहे हमारे मैनिफेस्टो में हो ना हो, चाहे ये एनसी के मैनिफेस्टो में हो ना हो, लेकिन हमारे लिए ये
इम्पोर्टेंट चीज है। जिस तरह हमारे लिए इलेक्शन इम्पोर्टेंट है, इस तरह हमारे लिए 370 और पेंशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। कुमार राकेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैंने एक प्रश्न किया था, इस बार का जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है, देखिए 43 सीट्स जो हैं वो जम्मू की हैं, 47 सीट्स जो हैं वो कश्मीर की हैं। 90 सीटों के लिए इलेक्शन होना है और लगभग अभी जो खबरें हैं, आज जो अपडेट आया, 60 से 70 सीटों पर बीजेपी का प्लान है। हालांकि देखिए 90 सीटों पर इलेक्शन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो 60 से 70 सीटों को प्लान कर रही है, बाकी सीटों पर नहीं कर रही है। खैर, परिदृश्य अलग होगा, मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जोर इस चर्चा पर। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि 10 साल बाद इस इलेक्शन का होना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे वो प्रशासन के लिए हो, चाहे वो खुद राजनीतिक दलों के लिए हो। तो किस तरीके से आप इसको एक कहते हैं ना कि संक्षिप्त में इसको समझने की कोशिश करें इस इलेक्शन को, तो क्या कहेंगे? राखी जी, आपकी बात बिल्कुल साफ सुनाई नहीं पड़ रही है, आवाज में डबलिंग हो रही है। आप मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, सॉरी। तो फिर कुमार राकेश जी, जो मैंने पहले सवाल लिया था सर, उसी पर अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, आपकी आवाज इको हो रही है राकेश जी, सो सॉरी, मैं पूरी तरह सवाल ही नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें सर? दूसरी बार ये हुआ, क्योंकि मैं आपकी आवाज बहुत क्लियर सुन पा रही हूं। चलिए ठीक है कुमार राकेश जी, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टीम से, प्लीज एक बार इनको रिकनेक्ट किया जाए, क्योंकि वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं कोई मैसेज भी उन तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, जम्मू कश्मीर का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, 10 साल बाद बड़ी चुनौती सबके लिए होगी, लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे कई सारे यहां पर हैं। लेकिन चाहे पीडीपी का घोषणा पत्र देख लें, चाहे कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जो अपनी बातों को रखा है, लगभग घूम फिर के विशेष राज्य दर्जा इनको वापस चाहिए, 370 की बातें निकल कर आ रही हैं, इससे आगे किसी और प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए राखी जी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का चुनाव का सवाल है, आपने देखा कि परिसीमन के बाद लगभग 90 सीटें हो गई हैं, और पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो जो विधानसभा चुनाव हुआ था 10 साल पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली थी। अभी जब धारा 370 हटी तो उसके बाद की परिस्थितियाँ कुछ बदली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था, उनके मैनिफेस्टो में शुरू से ही रहा धारा 370 हटाने का, तो उन्होंने वो काम किया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां क्या बदली, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि इनमें जो राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, उनके तहत किस तरह से ये चुनाव संपन्न होगा। अब आपने देखा होगा कि एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक गठबंधन हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पहले बड़ी पुरानी पार्टी है और फारूक अब्दुल्ला जी उसके लीड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये गठबंधन तो इनका हो गया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पहले पीडीपी के साथ थी जब सरकार बनी थी। अब आप अभी देखिए मामला जाके जो घाटी के अंदर की जो स्थितियाँ हैं उनको अगर आप देखेंगे तो अब पूरा जो है 10 साल के बाद वहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, उसमें वहाँ की आवाम किस तरह से उसको लेगी, किस तरह से मैंडेट देगी, ये देखना होगा। और इसको देखने के लिए, इसको करने के लिए जो अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चौड़ी सूची जारी कर दी, उसके बाद उसको चंद घंटों में ही उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ सिर्फ फुटबॉल चालू हो गई। उनके हमको लगता है कि प्रदेश के अध्यक्ष जो थे उनको भी टिकट शायद नहीं मिली थी। तो ये सब सारी चीज़ें अभी से शुरू हो गई हैं। और जहाँ तक इनके कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का सवाल है, उनकी जो सूची जारी हुई है, अभी तक तो उसमें कोई ऐसी बात निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन घाटी में कौन सा दल, कौन सा गठबंधन किस तरह से वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये देखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर काफ़ी सफलता अर्जित करती आ रही है और 370 का फ़ायदा भी शायद उनको मिलने की संभावना है, तो उन जगहों पर भी एक बड़ी कड़ी टक्कर होगी। क्योंकि ये जो गठबंधन है लगातार, एक नेशनल पार्टी है, एक मजबूत रीजनल पार्टी है। पीडीपी से किसी का गठबंधन हुआ नहीं है, तो पीडीपी किस तरह से वहाँ पर काम करेगी ये भी देखना होगा।
और जहाँ तक पीडीपी का सवाल है 370 बहाल करने की बात कर रही है, और कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस जो है ये जो है एक तरह से स्पेशल स्टेट राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा की बात कर रहे हैं। अब वहाँ के आवाम को ये सोचना होगा कि किस तरह से वो अपने आप को जो है इस चुनाव में सामने किन दलों को समर्थन देती है। तो ये जो ले दे के जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, इनको देखते हुए जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत रोचक होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किस दल को कितनी सफलता मिल पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां निर्मित हैं और जिस तरह से टिकट के बंटवारे में भी जद्दोजहद चल रही है, इनको भी देखना होगा। और ये जो चुनाव भी है बड़ा महत्वपूर्ण है कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब वहाँ पर एक तरह से जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पहले से भी कह चुकी है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, इस मुद्दे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। तो इन सबको अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए तो एक चीज़ समझ में आती है जम्मू कश्मीर में कि वहाँ पर जो चुनाव होगा पीडीपी त्रिकोणीय होगा, पीडीपी, नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, ये तीन दल, और भी छोटे छोटे दल होंगे लेकिन उनका कोई उतना वजूद नहीं है। लेकिन चूंकि सत्ता में ये तीनों दल के लोग रहे हैं पिछले सालों में, तो हमें लगता है कि ये एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा और एक बड़ा ही रोचक चुनाव होगा। और निश्चित रूप से अगर ये लोकतंत्र की बहाली होगी तो वहाँ के कश्मीर के आवाम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से राष्ट्रपति शासन वहाँ पर है और वहाँ की परिस्थितियाँ किस तरह की हैं। हालांकि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रयास भी किया काम करने की, सड़कों के को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, रोजगार को लेकर भी काम किया, कुछ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया। लेकिन फिलहाल वो हमको लगता है कि बहुत पर्याप्त नहीं है। जब तक किसी भी राज्य में लोकप्रिय सरकार, चुनी हुई सरकार आती है और उसके बाद वहाँ की परिस्थितियाँ और अलग हो जाती हैं, तो हमें लगता है कि ये चुनाव बहुत सारे मायने में भारत सरकार के लिए, देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। बिल्कुल। कुमार राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, पहले से बेहतर जी। ठीक है कुमार राकेश जी, इस पूरे इलेक्शन में मुझे लगता है हम एक बार और चर्चा पे बैठे थे, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगी, और वो यही है कि इस पूरे इलेक्शन को किस तरीके से लेते हैं। देखिए, जब हमने चर्चा की थी तब पहली सूची जारी हुई थी। मुझे लगता है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, कांग्रेस के आ गए, पीडीपी का तो घोषणा पत्र भी आ गया, तमाम चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है उसमें तो सिर्फ टव्वल भी शुरू हो गई, काफी विरोध भी वहां शुरू हुआ। तो अपने आप में ये इलेक्शन जो है काफी महत्वपूर्ण है, चुनौती भरा है। जहां तक मुद्दों की बात है तो अभी कोई मूल मुद्दा ऐसा कोई अपनी तरफ से जाहिर नहीं कर रहा, सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे की और 370, ये दो ही बातें जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर हुए इन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं। जी, वही मुद्दा नहीं है। अभी जो मुद्दा उछाला गया तमाम भाजपा की तरफ से हो या दूसरे अन्य दलों की तरफ से भी हो, तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि जो कांग्रेस ने संसद में 370 को हटाने के समर्थन में मत दिया था, वो फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है 370 को हटाने को लेकर के। एक तो वहां से, मतलब पहले आपने कहा कि चलिए उनको रिपील कीजिए, फिर से कह रहे हैं रिस्टोर कीजिए, तो ये अपने को समझ में नहीं आ रही है ना। पहली बात रिजर्वेशन पॉलिसी की बात है, एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है, रिजर्वेशन को हटाने की बात है, एलओसी से ट्रेड करने वाली बात है, उसके जो स्टेट फ्लैग की बात है। ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों में कौन पार्टी कहाँ टिकती है वो देखने और समझने की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो समझौता हुआ है उसे पैंथर पार्टी भी है, सीपीआईएम भी है, कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। स्वाभाविक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ की स्थानीय पार्टी है, सब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 51 सीटों पे। बाद में कांग्रेस को दिया गया है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, आजाद पार्टी जो है वो उनकी पार्टी भी है। बीजेपी भी पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में कितनी सीटों पर लड़ रही है। आपने जो बात कही सिर्फ फुटबॉल की बात है, वो वास्तव में वो दिख भी रही है लोगों के बीच में कि जो भी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं उनको जब दरकिनार करेंगे, क्योंकि अभी जो है भाजपा में धीरे धीरे मुझे लगता है कि कांग्रेसीकरण हो रहा है। कांग्रेस अपनी दिशा में जा रही है, अभी काफी वायरल हो रहा है। मैं उस पर एग्री पूरी तरह से नहीं करता हूँ कि कांग्रेस मुस्लिम मिलेगी, बीजेपी न्यू कांग्रेस, तो वो अलग तरह की चीजें चल रही है। मैं पूर्णतः समर्थन नहीं करता उस चीजों को, क्योंकि अभी भाजपा भी कांग्रेस में वक्त लगेगा।
जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उन तमाम तरह की बातें हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में, आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव वहां हो रहे हैं, एक अच्छी बात है। पिछले 5 वर्ष जो 2019 में 70 हटाया गया, उसके बाद इतने काम हुए जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए, ये भी डाटा है। मैं इस बीच में 2-3 बार मैं गया हूँ जम्मू कश्मीर, लास्ट मार्च में गया था, और जिस तरह से लोग मुख्य धारा में जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान की बात बिल्कुल नहीं है। और हर लोग जो काम हुआ है वो धरती पे दिखा है। जो एडीसी का चुनाव हुआ था उसमें 75 सीटें बीजेपी को आई थी, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वहां लगा। अभी बीजेपी ने करीब 10-11 जो भी 9-10-11 करीब मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया है, उसमें जो मुस्लिम हिंदू की बात है वो ऑटोमेटिकली खत्म होती है कि वहाँ जो भी है राष्ट्रवादी है, कश्मीरी है। और इस तरह से अभी देखा जाए फिर अदर जो पार्टी है पीडीपी है, तो पीडीपी साथ में तो नहीं है, लेकिन उनका एजेंडा और फारूक साहब का एजेंडा करीब करीब सेम है। ये वही व्यक्ति थे जो कहते थे तिरंगा नहीं दिखेगा। तो पूरे जम्मू कश्मीर में मैं हर जगह तिरंगा देखा, बारामूला से लेकर अनंतनाग से लेकर पहलगांव तक। तो अब लोग चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, खासकर यूथ जो भी मेजर फैक्टर है जम्मू कश्मीर के चुनाव में, उनका मानना है कि हमको विकास चाहिए, शांति चाहिए। पत्थरबाजी की हम पत्थर नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे कंप्यूटर चलाएंगे, हम हवाई जहाज चलाएंगे, हम जो है डिफेंस में भी जाएंगे, हम क्रिएटिव काम भी करेंगे, हम कॉलेज भी हम पढ़ाई करेंगे, स्कूल भी जाएंगे, शिक्षा और विकास में हम अपना योगदान करेंगे। और खास करके जो लोग हैं हो चुके हैं, ये जो वाद है, चाहे वो हिंदूवाद की बात कर रहे हैं, मुस्लिमवाद, सब विकासवाद की धारा से जुड़ रहे हैं। और आज तक मैं दावे के साथ, डाटा के साथ कह रहा हूँ, और दावा भी है मेरा, और ये मैं चुनौती देता हूँ किसी को भी, जो पिछले 5 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं और प्रत्याशित हुए हैं, धरती पर उतरे हैं, लेकिन फिर भी अमन चैन के दुश्मन देश के अंदर और देश के बाहर, उनको ये चीज बड़ी खल रही है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार तीसरी बार आई, उन्होंने सलामी दी रियासी हुई घटना से 9 निर्मम जो मासूम लोगों को ये हत्या करके वो बताने की कोशिश की कि हम आपको शांति नहीं होने देंगे, हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन जीत का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है और दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है, और वो आगे दिख रहा है। और आने वाले चुनाव में दिखेगा। जब तक कहीं से हटने की बात मुझे नहीं दिखती। रिजर्वेशन जो भी है नहीं हटेगा। उस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कंफ्यूज है, अब कांग्रेस भी कंफ्यूज है कि क्या समर्थन करे और क्या समर्थन ना करे। ठीक है, जो मुझे लगता है। चलिए, मुन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का अब पक्ष रखेंगे अनिल गोयल जी। अनिल जी बहुत स्वागत। सवाल लूंगी आपसे, उससे पहले मुन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात हो जाए। देखिए, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो मेन मुद्दा रहा है वो सुरक्षा का रहा है, और जिस तरीके से 2013 में प्रचार कैंपेन की जो शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उस टाइम के प्रधानमंत्री कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि जो सुरक्षा का मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम पाकिस्तान के एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। और जैसे वो चुनाव जीते, उस टाइम वो तुरंत बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए और नवाज शरीफ के मां को चादर उड़ाने के लिए पाकिस्तान चले गए। तो लोगों को लगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर और जम्मू के जनता के साथ छल करने का काम किया। इसलिए वहां की जनता ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विश्वास लायक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने खुद ब खुद अपना विश्वास जम्मू एंड कश्मीर में खोया है। क्योंकि आज भी सुरक्षा का मसला जो के तो पड़ा हुआ है। आज भी अगर नॉन कश्मीरी वहां जाते हैं, कोई बैंक मैनेजर हो, कोई कारपेंटर हो, कोई मजदूर हो, कोई सिलाई वाला हो, एवं प्रकार से उन पर गोलियां बरसाई जाती है आतंकवादी के द्वारा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 50 किलोमीटर का दायरा केंद्र सरकार के दायरे में आ रहा है, तो ये घुसपैठियां कहाँ से रहे? आपके सरकारी एटेंडेंस ब्यूरो फेलियर क्यों हो रहे बार बार, या पाकिस्तान से आपकी मिली भगत है? ये जम्मू एंड कश्मीर की जनता पूछना चाहती है कि छाती पीटने वाले अब ये बताए कि अभी आतंकवादी कहाँ से आ गए। अब वो बोल को दोहराए जो कहते थे नोटबंदी होगी तो आतंकवादी के कमर टूटेंगे। अब वो बोल को दोहराए एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। अब वो बोल को दोहराए कि कोई
नहीं है जो जम्मू एंड कश्मीर में आग दिखा सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार। ये बोल ठीक है, जवाब लूंगी। जिस तरह से जुमले हुए, इन जुमलों का जवाब अब जम्मू एंड कश्मीर की जनता जानना चाहती है। ठीक है मुन्ना जी, मैं इसका जवाब लूंगी। कुमार राकेश जी 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि अनिल गोयल जी भी जुड़ गए हैं और फिर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाएगी। अनिल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 10 साल बाद ये चुनाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस इलेक्शन में है, किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है और कैंडिडेट्स के नाम भी आने लगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि विरोध भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? आपस में इतनी ज्यादा सिर्फ टव्वल मची हुई है, तो नाम कैसे फाइनलाइज करेंगे? नाम आता है, कुछ घंटे में फिर चेंज हो जाता है, फिर अगली लिस्ट आती है, फिर कुछ चेंज हो जाता है। इतनी परेशानियों से निकल रहे हैं, कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे? राखी जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जो भी कार्यकर्ता साथ में लगे हुए होते हैं, सबकी चुनाव लड़ने की इच्छा होती है और हमारी पार्टी के अंदर टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जब पार्टी टिकट फाइनल कर देती है तो 2 या 3 दिन में स्थिति सामान्य हो जाती है। प्रत्येक कार्यकर्ता, टिकट मांगने वाला भी, ना टिकट मांगने वाले भी, पार्टी को जिताने में लग जाते, क्योंकि अनुशासित पार्टी है, कैडर बेसिस पार्टी है और विचारधारा से बेसिस पार्टी है। उसको अपनी विचारधारा पर काम करती है, इसलिए पार्टी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात, अभी मेरे भाई बहुत लंबी चौड़ी बात कह रहे थे, लेकिन इनको एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक याद नहीं है कि मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक करके दिखाया कि घुस करके मारा, घुस करके। आपकी हिम्मत नहीं होती थी, आपके लोगों के सिर काट करके रौंदे जाते थे, पैरों से ठोकर मारी जाती थी और आप मिमियाते थे, गिड़गिड़ाते थे। आज पाकिस्तान की हिम्मत बोलने तक की नहीं है कि वो एक शब्द भी हमारे सामने बोल पाए। दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान तो छोड़ो, हम तो चीन का भी डट के मुकाबला कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह जी कहते थे चीन ने कब्जा कर लिया तो चुपचाप कब्जा कर लें दो, चुप रहो, मत बोलो, चीन नाराज हो जाएगा, चीन के खिलाफ नहीं बोलना। अब अगर हम चीन के हमारे वो खिलाड़ी लड़ते हैं, हमारी सेना लड़ती है और हमारी सरकार उनके सामने सीना तान के खड़े होते हैं, हमारी फौज, और आपके नेता राहुल गांधी चीन से चुपचाप MOU साइन करते हैं, MOU साइन, चुपचाप उनके राजदूत से जाके मिलते हैं। ये देशद्रोही गतिविधियां हैं, देश के समर्थन की गतिविधियां नहीं है। और जिस टाइम आपके राज में पत्थरबाजी कितनी होती थी, सेनाओं पर पत्थरबाजी होती थी, लोग निकल नहीं सकते थे। आज जो वहां का विकास हुआ है, आज जो वहां पर हिंदू मुस्लिम भाई साथ साथ रह रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर तिरंगा झंडा फहरा रहा है जम्मू कश्मीर से। आप ये बताएं, आप धारा 370 समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप 1 झंडे को स्वीकार करते हैं, 2 झंडों को स्वीकार करते हैं? देश आपसे ये बात पूछना चाहता है कि आप पूरे देश के अंदर तिरंगा फहराना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा भी लगाना चाहते हैं? ये आप तय करो। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चाहते हैं या 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान चाहते हैं? आज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो पूरे देश की सुविधाएं मिल रही हैं, पूरे देश का कानून उन पर लागू है, पूरे देश की सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, वो चाहते हैं या एक कुएं के मेंढे की तरीके से रहना चाहते हैं? आप जो जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, जो वहाँ के नौजवानों को काम मिल रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे किसी धर्म का है, वहां पर आज काम मिल रहा है, बिजनेस हो रहा है, फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुशहाली आ रही है। आप खुशहाली चाहते हैं या बदहाली चाहते हैं, ये फैसला आप करें। चलिए, एक बात मुझे कहनी है अनिल जी, आपके टाइम में लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। आज कोई भी जाए लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराए, कोई रोकने वाला नहीं है। आप उन टाइम में भूल दो जहां पर आपके टाइम में आतंकवाद राज करते थे, सरकारें राजनीति करती थी, आज सरकारें राज करती हैं। और जनता आपसे पूछना चाहती है, आपको परिवारवाद चाहिए या विस्तारवाद चाहिए, विकासवाद चाहिए? हम विकासवाद की राजनीति करते हैं, आप परिवारवाद की राजनीति करती है। एक परिवार दूसरे परिवार से गठबंधन करके और अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। कश्मीर के विकास की बात नहीं कर रहे, देश के विकास की बात नहीं कर रहे, अनिल जी गौरव की बात नहीं कर रहे। सब कुछ इतना ही अच्छा हो रहा था तो फिर इतना वक्त भी क्यों लग गया, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोशिश, प्रयास, बातें, सब कुछ पहले भी हो सकता था। राखी जी देखो, आप एक बात बताएं, उस स्थिति के बाद भी 10 साल बाद हम चुनाव करा रहे हैं, धारा 370 हटा करके, सब काम करके वहां पर चुनाव को इनको बखूबी आना चाहिए, देश हित की बात करनी चाहिए।
कश्मीर हित की बात करनी चाहिए, कश्मीर के निवासी के हित की बात करनी चाहिए, ना कि फूट डालने की बात करनी चाहिए, ना वो भाषा बोलनी चाहिए जो भाषा विदेशी बोलते हैं पाकिस्तानी के लिए। इनको भाषा देश हित की बोलनी चाहिए, देश हित के काम करने चाहिए। ठीक है, और जो काम होते दिखाई चलिए अनिल जी क्योंकि समय बड़ी तेजी से चल रहा है, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। मुन्ना जी पहले रखिए, फिर उसके बाद कुमार राकेश जी बोलेंगे। बिलाल जी की भी प्रतिक्रिया बची है। जिस तरीके से अभी झंडे की बात हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी ने की, उस झंडे के लिए हमारे देश के कई जवानों ने शहादत दी। हमारे देश के जवानों ने अंग्रेजों की दलाली नहीं की, वो पेंशन पे नहीं पले, उन्होंने कुर्बानियां दी है, लहू से सींचा है देश को। तो झंडे का मतलब हमें न सिखाए वो आदमी जो 72 साल तक लगातार अपने दफ्तर पे झंडा ना फहराया हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बार बार ये कश्मीर की बात कर रहे, कश्मीर में अगर इतनी ही सुख शांति थी तो 10 साल का इलेक्शन विलंब या 10 साल से इलेक्शन को रोकने का क्या मायने, क्या मतलब था? ये सरकार डरी डरी अब जो इलेक्शन करवा रही है, अभी भी डरी और सहमी ये सरकार क्यों है? जब इतनी ताकतवर सरकार थी तो टाइम टू टाइम इसे इलेक्शन करवा लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। इनसे सवाल पूछिए थे, विकास की बात करेंगे, अरे विकास आप करते तो 10 साल पहले सबसे पहले आप जम्मू एंड कश्मीर में आप चुनाव करवाते और विकास के मुद्दे पे चुनाव करवाते। आज भी आपका जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं शाह और शहनशाह के द्वारा रचा जाता है, बार बार शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। इन मुद्दों से बाहर आकर के युवाओं की बात कीजिए। अगर आपने वाकई विकास किया है तो विकास के नाम पे चुनाव लड़िए। अगर आपने वाकई जम्मू एंड कश्मीर की जनता को सुरक्षा दी है तो सुरक्षा के नाम पे आप चुनाव लड़िए। अगर वाकई इतना विकास, इतना राहत है तो राहत पे चुनाव लड़िए। आपने महंगाई कम की है तो महंगाई पे चुनाव लड़िए। अगर पहाड़ों पे बसे हुए गांव है वहां पे आपने अगर बिजली पहुंचाई है, वहां पे आपने पानी पहुंचाया है, वहां पे रोड बनाने का काम किया है, उन मुद्दों पे आप वोट मांगिए। लेकिन आप मांगेंगे नहीं क्योंकि आपने काम कुछ किया नहीं। ये शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये राग बहुत पुराने हो गए और जनता आपको इस बार सबक सिखाएगी। ठीक है बिलाल जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। आज काफी सारी चीजों को, क्योंकि इलेक्शन मोड है तो जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत सारी तो ऐसी प्रतिक्रिया भी आ रही है कि यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो आप तो जम्मू कश्मीर का विकास बाद में होगा, आप तो सारी चीजें उठाकर मिला देंगे पाकिस्तान में, ये भी बातें आ रही हैं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हम मैम, हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करते हैं। जैसे कि अभी गोपाल जी कह रहे थे कि यहाँ पे विकास की बात कर रहे थे, कहाँ का विकास? आफ्टर द गैप ऑफ 10 years द इलेक्शन आर बीइंग हेल्ड हियर। तो ऐसे डिले क्यों किया गया इलेक्शन? तो यहाँ पे 10 साल के बाद हुआ। रही बात यहाँ पे डेवलपमेंट तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो तो इनविजिबल है यहाँ पे ग्राउंड पे। वही हॉस्पिटल्स है, वही रोड्स है, वही कॉलेजेस है, तो नया कुछ तो बना ही नहीं, बल्कि यहाँ पे रोड्स को पेंट किया गया। बाकी तो यहाँ पे नया कुछ बना ही नहीं बीजेपी के टेनवर में। और रही बात ये, मतलब हम तो अपना हक ढूंढते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, तो हम हक मांगते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनली हम मांगते रहेंगे अपने जो हमारे सिनेचस यहाँ पे राइट्स, जैसे यहाँ पे 370 या मतलब बिलाल जी आप कह रहे हैं कि जो 10 साल पहले कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, वही आज भी है, कुछ नहीं बदला, तस्वीर नहीं बदली, स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदली, घटनाएं कम नहीं हुई। जी जी, मुझे एक बात बताइए मैम कि नया क्या बना है? हॉस्पिटल तो वही है, मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बताइए आप। रोड तो वही के वही है। बिलाल जी, सड़क और हॉस्पिटल पर हम आएंगे। पहले के कश्मीर में, 10 साल पहले के जम्मू कश्मीर में और आज के जम्मू कश्मीर में क्या कोई अंतर आप नहीं देखते? आप तो रहते हैं वहां। अंतर तो यही हुआ कि यहाँ पे स्टेट थी तो इसको डाउनग्रेड किया गया। 2 union territories have been bifurcated. Our state was bifurcated into 2 union territories like Ladakh and Jammu and Kashmir. यही तो देखिए फिर वही बात आई ना, मैंने कहा था ना, पूरा फोकस उस पे है कि 2 स्टेट हो गए, फिर वो विशेष राज्य का दर्जा धीरे से आ जाएगा, फिर 370 आ जाएगी। और चीजें नहीं है क्या इस मुद्दे में जम्मू कश्मीर में? देखो, जैसे भाजपा को मतलब 70 साल लगे 370 को एप्लीकेट करने में, तो हमें भी 70 साल क्यों ना लगे इसको रेस्टोर मतलब करने में। हम तो अपनी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखेंगे। हम ऐसी कोई बात नहीं है, हम मतलब स्ट्रगल तो करते रहेंगे हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
हम बाकी किसी से नहीं मांगेंगे, ठीक है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम मांगेंगे। चलिए ठीक है, एक मिनट बाकी रुकिएगा। रही बात यहाँ पे विकास, यहाँ पे तो पत्थरबाजी, हाँ पत्थरबाजी में तो कुछ हद तक तो बिल्कुल, उसमें तो कुछ हद तक तो नॉर्मल सी आई, लेकिन यहाँ पे तो जहाँ मतलब अभी बात चल रही थी मतलब झंडे की, तिरंगा की, तो तिरंगा इससे पहले भी हम लहराते थे। हमारे जो नेता मतलब डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, वो यहाँ पे सीएम हुआ करते थे, तो वो लहराते थे रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, तो उसके अगेंस्ट तो हम है ही नहीं। मैम ठीक है, मोहम्मद शफी जी, पीडीपी क्या किसी से गठबंधन के मूड में है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल अलग है, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति है, और जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल सकते हैं तो हो सकता है एक बार आप लोगों की बात ना बनी हो, बनी भी थी तो वो किसी कारणवश टूट गई, लेकिन हो सकता है सत्ता में आने के लिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए क्या उस दिशा में जा सकते हैं? हालांकि संभव नहीं है क्योंकि उनकी लाइन और आपका मैनिफेस्टो जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। मोहम्मद शफी जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। देखिए जी, गठबंधन जो होता है वो मजबूरी होती है, और हम नहीं चाहते कि आज ऐसी कोई मजबूरी आन पड़े कि जिसमें हमें फिर से कई गठबंधन करना पड़े। हम अपने दम पे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पर सरकार बने, हर जगह पर हम अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम जिताना चाहते हैं और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी में हम आना चाहते हैं। गठबंधन के बारे में हमने सोचा ही नहीं है। रही बात हमारी जो प्रिपरेशन होती है, वो आप भी देखते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी पता है कि हम इलेक्शन को एक फेस्टिवल समझते हैं और इस फेस्टिवल की हम हर तरह से तैयारी भी करते हैं, और उसमें हम आते भी उसी तरीके से कि हम जीत दर्ज करके आए। ये कोई ऐसी बीजेपी की तरफ नहीं है कि वहाँ 11 कुली और 12 मेट, आपने आज भी देख लिया वहां पर कि मैंडेट के लिए वहां कितने आपस में सर फूट रहे थे। अगर इनके पास, अगर इनने काम किया होता, अगर ये जो कह रहे हैं, पहले मुझे ये विकास समझ नहीं आ रहा है, ये विकास किस चीज का नाम है, किस चीज को ये विकास कह रहे हैं। अगर यहाँ पर विकास हुआ होता तो यहाँ पर इतनी बेरोजगारी नहीं होती। यहाँ पर जो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर आपको बेरोजगार यूथ मिल रहे हैं, जो हमारे लड़के हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरियों का कोई सिस्टम ही नहीं दिख रहा है। मुझे ये बीजेपी के जो मित्र हमारे यहाँ पर बैठे हैं, ये मुझे बताएं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने युवाओं को नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, एक यहाँ हमारे मित्र परसों कह रहे थे कि यहाँ की जीडीपी भी बड़ी ऊपर चली गई है। मुझे बताइए आप, कितनी नौकरियां लगी है, कितने बच्चों को रोजगार मिला है, कितने यहाँ पर नए हॉस्टल बने हैं, कितने नए यहाँ पर एयरपोर्ट्स बने हैं, कितने हेल्थ फैसिलिटीज हमारी यहाँ इम्प्रूव हुई है, तब जाके हम इनके साथ बात करेंगे। रही बात, इससे पहले भी पीडीपी की गवर्नमेंट रही है, हमने यहाँ पर जो काम किया है हम उसी काम को लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे उसमें मुजफ्फराबाद के साथ हमारी जो ट्रेड है, क्योंकि जब वागा से ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुजफ्फराबाद से कोई मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रहेगी। ठीक है। इसी तरह बस सर्विस हमारी यहाँ पर थी, अमन अमान की हमने फिजा यहाँ पर कायम की थी। तो जिस वजह से लोगों को हमारी जो गवर्नेंस है वो बड़ी पसंद आई थी। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर रहे थे, रहबर ज़राअत हो, रहबर तालीम हो, रहबर जंगलात हो, तो नए हम अपॉर्चुनिटीज यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए हम क्रिएट कर रहे थे, ताकि जो यहाँ के युवा है वो बाकी कामों में न पड़े, बल्कि वो अपने रोजगार कमाए और जो मुल्क है उसकी तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद शफी जी, ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। सबसे पहले आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए कुल मिलाकर इलेक्शन होना है, जितनी बातें अभी यहाँ सब अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलेक्शन को एक कहते हैं ना कि एक कंक्लूजन निकाले इस जम्मू कश्मीर में लगातार जो चीज़ें हुई हो रही हैं, 10 साल बाद इस चुनाव का होना, वर्तमान में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, आरोप प्रत्यारोप से हटके, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए राखी जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है तो निश्चित रूप से इन 10 सालों में क्या हुआ है इसका भी मैंडेट जनता देगी। जो अभी ये चुनाव होगा, जो विभिन्न दल जो अपने अपने एजेंडे, अपने संकल्प जो है मैनिफेस्टो के आधार पर जनता के बीच जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हुआ,
10 सालों में कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं, हम लोग चूँकि बहुत दूर बैठे हुए हैं और हमें समझ में आती हैं। एक तो वहाँ पत्थरबाजी कम हुई, इस बात को सारे दल मेरे ख्याल में लगता है स्वीकार कर रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो घुसपैठी है, आतंकवादी घटनाएं हो रही जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये कब रुकेंगे ये भी देखना होगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल वहाँ का है कि ये जो विभिन्न दल हैं, जो गठबंधन जिनके बीच होगा, हमको लगता है नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच का अलायंस कोई नया नहीं है, पहले भी रहा है। लेकिन पीडीपी जो जिस तरह की भूमिका में है यहाँ पर कि सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भी 370 लाने की बात कर रही है, हमको लगता है कि देश में इस 370 हटने के बाद कोई दल या कोई भी सरकार समर्थन अभी नहीं करेगी। हाँ, विशेष राज्य के दर्जे की जहाँ तक बात की जाती है, वहाँ पर अगर ये चुनाव लड़ते हैं और वहाँ की आवाम को ये बात उनकी पसंद आती है तो निश्चित रूप से चुनाव में कुछ अच्छे परिणाम उनको मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनको अपने 10 साल के विकास कार्यों के आधार पर, अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वहाँ इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं, वहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म हुई है, या और सारी चीज़ों में अगर मान लो कश्मीर आगे बढ़ा है, तो एक तरह से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और पिछले 10 सालों में कितना अमन चैन कायम हुआ, इसको भी जनता देखती होगी। तो ये तो निर्णय जनता को करना है, न कि ये दल चाहे अपने कितने भी दावे करें। लेकिन अब ये जो 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, हमको लगता है कश्मीर के अवाम के लिए एक उत्सव है और वो चुनाव में हिस्सा लेंगे। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, और जो कभी जम्मू कश्मीर में 10% 15% वोटिंग होती थी, अब 40% के ऊपर वोटिंग हुई। तो ये फर्क जरूर आया है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हमें लगता है कि अब जो सरकार बनेगी वह विभिन्न जो दल हैं, जो सत्तारूढ़ दल है, उसको लेकर के उसको सामने रख के उसके विकास कार्यों को लेकर के उसके दावों पर सरकार बन सकती है, या फिर दूसरी तरफ है कि अगर उनके दावे में दम नहीं है तो हो सकता है कि विपक्ष जो है उसका फायदा उठा ले। तो जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, हमको लगता है राखी जी, एक बात तो माननी होगी कि ये बड़ा रोचक चुनाव होगा। बड़ा एक तरह से कश्मीर, ये पूरी दुनिया की निगाह, पूरे देश की निगाह लगी है कश्मीर के चुनाव को लेकर। तो ये बातें अब हम देखेंगे कि चुनाव के बाद क्या स्थिति निर्मित होती है और किस दल को कितना मैंडेट मिलता है, किसको कितना समर्थन वहाँ की जनता करती है। चलिए, क्योंकि समय हो गया, कुमार राकेश जी थोड़ा सा 10 सेकंड में अपनी बात रख पाए सर, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे आप, बाकी तो समय हो गया है। 10 सेकंड में खैर बात नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कुछ बिंदु पे मैं अपनी बात जरूर रख देता हूँ कि यहाँ जो पीडीपी और एनसी के जो प्रवक्ता हैं, जमीनी यथार्थ से दूर हटते हुए झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अभी आतिश श्रीवास्तव भी सही कहा कि आने वाले चुनाव में जनता उनको जवाब देगी कि कितने रोजगार पैदा हुए, कितने विकास हुए, कितनी रेल लाइनें बनी, कितने रोड बने, जो स्थानीय लोग उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसका तो भगवान ही मालिक है। कि कितनी सुरंगें बनी, कितने नए रास्ते इंस्टीट्यूट किए गए, कैसी विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन बनी, वह पूरा विश्व देख रहा है, अपने आप अनूठा है। तो विकास कार्य तो हुआ है, उसको कोई पॉकेट में या झूठ से नहीं छिपा सकता। उसके अलावा जो एक झंडे की बात कही गई यहाँ पे, तो झंडे की बात है, उसमें वो नैरेटिव चला जा रहा है कई वर्षों से। वो झंडे की बात है, वो नेहरू जी की कृपा थी, उन्होंने राष्ट्रीय झंडा को इतना बांध दिया था तमाम कानूनों से कि कोई अपने स्थल पर नहीं फहरा सकता। उसमें थैंक्स टू नवीन जिंदल, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में, उन्होंने 15 साल पहले उस पर केस जीता और झंडा सब लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा जो भी बातें यहाँ की गई, मैं उस पर किसी को मैं काउंटर बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य है कि विकास कार्य हुए हैं, वहाँ की जनता समझ रही है विकास कार्य को लेकर के, चुनाव हो रहे हैं। लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो या एनसी हो, कि 370 की वापसी होगी या नहीं होगी। ठीक है। वो एससी, ओबीसी और एसटी का क्या कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है? ठीक है कुमार राकेश जी, रोकना पड़ेगा सर, समय हो गया। ये सारी बातों को राकेश जी, इन सारी बातों को क्लियर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ रोजगार की बात है, वो रोजगार की बात को भी ठीक है सर, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विषय ऐसा है कि समय की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है अभी तो ये कहते हैं शुरुआत हो रही है, और अब 10 साल बाद का जो इलेक्शन है उसमें किसका सिलेक्शन होना है, और ये राजनीतिक दल कौन किसका और किसी गठबंधन में आएगा या नहीं, जिन मुद्दों और जिन विकास की बात हो रही है उसे आप कैसे अपने चुनाव प्रचार के दौरान लेकर जाएंगे, कौन सी बातें सामने आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और नतीजे 4 अक्टूबर को हमारे और आपके सामने होंगे। तो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के रण में इस बार कौन विजयी
होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।